नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है सोनू और आप देख रहे हैं हमारा हिंदी यूट्यूब चैनल हिट्स। तो आज का हमारा जो टॉपिक है इसमें हम एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स का प्रीवियस ईयर का क्वेश्चन पेपर करने वाले हैं। यह आप देख सकते हैं कि ये जो क्वेश्चन पेपर है ये 2014 में हुआ था, ठीक है। और ये जो वीडियो आप देख रहे हैं ये हमारे एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स के जो क्वेश्चन पेपर की सीरीज है उसका चौथा वीडियो है। इससे पहले हम 3 वीडियो और बना चुके हैं। अगर आपने नहीं देखा है तो एम्प्लॉयबिलिटी स्किल्स ITI की प्लेलिस्ट में जाकर के आप उन सभी वीडियोज को देख सकते हैं, ठीक है। तो चलिए शुरू कर लेते हैं इस वीडियो को और देख लेते हैं कि किस प्रकार के क्वेश्चन जो है इस क्वेश्चन पेपर में पूछे गए थे। तो सबसे पहला प्रश्न है, कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है? तो इनमें से कंप्यूटर का इनपुट डिवाइस कौन सा है? प्रिंटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है, मॉनिटर जो कि एक आउटपुट डिवाइस है लेकिन सॉफ्ट कॉपी आउटपुट डिवाइस है, और प्रिंटर आपका हार्ड कॉपी आउटपुट डिवाइस है। ऑप्शन सी है कुंजी बोर्ड, जिसे हम कीबोर्ड कहते हैं। की यानी कि चाबी, और की का मतलब कुंजी भी होता है, ठीक है। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। जो आपका कुंजी बोर्ड है जिसे हम कीबोर्ड बोलते हैं वो एक स्टैंडर्ड इनपुट डिवाइस है कंप्यूटर का। और जो आपके सीडी और डीवीडी है, सीडी का मतलब होता है कॉम्पैक्ट डिस्क और डीवीडी का मतलब होता है डिजिटल वर्सेटाइल डिस्क, जो कि एक जो है सेकेंडरी मेमोरीज स्टोरेज डिवाइस होते हैं जिसके अंदर जो डेटा हम स्टोर कर देते हैं उसको एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से लेकर के जाया जा सकता है। दूसरा प्रश्न है, EPROM का मतलब है। तो EPROM की फुल फॉर्म क्या होती है? तो EPROM की फुल फॉर्म है इरेजेबल प्रोग्रामेबल रीड ओनली मेमोरी, जिसको हिंदी में कुछ इस तरह से बोलते हैं। ऑप्शन बी आप देख सकते हैं, इरेजेबल, ठीक है, निर्देश योग्य यानी कि प्रोग्रामेबल, ठीक है, पढ़े केवल स्मृति यानी कि जिसको केवल पढ़ा जा सके वो कौन सी होती है? को रीड ओनली मेमोरी, ठीक है। जिस मेमोरी को केवल पढ़ा जा सके उसे हम रीड ओनली मेमोरी बोलते हैं। तो ये बन गई आपकी इरेजेबल, जिसको मिटाया जा सकता है, निर्देश योग्य यानी कि प्रोग्रामेबल योग्य, ठीक है, पढ़े केवल यानी कि जिसको केवल रीड किया जा सकता है, स्मृति यानी कि मेमोरी, ठीक है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर सही है। तीसरा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑपरेटिंग सिस्टम का एक एग्जाम्पल है, उदाहरण है? तो ऑपरेटिंग सिस्टम कौन सा है? माइक्रोसॉफ्ट वर्ड एक एप्लीकेशन सॉफ्टवेयर है, डॉक्यूमेंट टाइप, ठीक है। माइक्रोसॉफ्ट एक्सेस जो है वो क्या है? एक डेटाबेस जो है सॉफ्टवेयर है, हालांकि माइक्रोसॉफ्ट ऑफिस का है, ठीक है। ऑप्शन सी है डेस्कटॉप। डेस्कटॉप आपकी जो स्क्रीन होती है जब भी आप कंप्यूटर को ऑन करते हैं तो सबसे पहले जो स्क्रीन आपको दिखाई देती है वो आपकी डेस्कटॉप स्क्रीन होती है। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, जैसे कि आपका एप्पल मैक है वो एक ऑपरेटिंग सिस्टम है, इसी तरह जो आपका माइक्रोसॉफ्ट विंडो है वो भी एक ऑपरेटिंग सिस्टम है। चौथा प्रश्न है, निम्नलिखित में से कौन सी कमांड विंडो ऑपरेटिंग सिस्टम को बंद करने के लिए प्रयोग की जाती है? तो आप सभी जानते हैं कि ऑपरेटिंग सिस्टम को अगर हमें पूरी तरह से बंद करना है, क्लोज करना है, तो उसके लिए हम जो है शट डाउन ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं, जो कि स्टार्ट बटन पर क्लिक करने पर हमें देखने को मिलता है। जैसे हम हमारे कंप्यूटर को शट डाउन करते हैं तो हमारा जो ऑपरेटिंग सिस्टम है वो बंद हो जाता है, ठीक है। पांचवा प्रश्न है, नियंत्रण कक्ष विकल्प का कार्य क्या है? यानी कि जो आपका कंट्रोल यूनिट होती है कंप्यूटर के अंदर, ठीक है, जो सारे के सारे आपके कंप्यूटर के जितने भी मैनेजमेंट का कार्य है उन सभी को कंट्रोल करती है, तो उसका काम क्या होता है? तो ऑप्शन दिए गए हैं, कंप्यूटर से जुड़ा ड्राइव गलत है, ऑप्शन बी है उपकरण गलत है, ऑप्शन सी है ये कंप्यूटर पर वर्तमान सेटिंग में परिवर्तन की अनुमति देता है। यानी कि कंप्यूटर के अंदर जो भी सेटिंग आप करना चाहते हैं वो सारी की सारी आप नियंत्रण कक्ष यानी कि कंट्रोल यूनिट के अंदर जाकर के कर सकते हैं। तो ऑप्शन सी यहाँ पर आपका सही है। छठा प्रश्न है, वर्ड में पूरा डॉक्यूमेंट चयन करने की शॉर्टकट की कौन सी है? तो यानी कि MS वर्ड के अंदर अगर आपको पूरा का पूरा डॉक्यूमेंट सेलेक्ट करना है तो उसके लिए हम जो है Ctrl+A शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन ए सही है। Ctrl+C का मतलब होता है कॉपी, X का मतलब होता है कट, और V का मतलब होता है किसी चीज को पेस्ट करना। किसी भी फाइल को हम कट या कॉपी करते हैं तो उसको बाद में हमें पेस्ट भी करना पड़ता है, तो उसके लिए हम Ctrl+V शॉर्टकट की का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन यहाँ पर ए जो आपका सही होगा छठे प्रश्न का। सातवां प्रश्न है, त्वरित पहुंच उपकरण पट्टी दोहराए मार्क्स को डैश प्रयोग किया। यानी कि त्वरित पहुंच उपकरण का मतलब होता है क्विक एक्सेस टूल बार, यानी कि बहुत जल्दी बार बार इस्तेमाल में होने जो मान जो टूल होते हैं जैसे कि रीडू, अंडू, ठीक है, इस तरह के जो टूल होते हैं जो बार बार इस्तेमाल होते हैं तो वो कहाँ पर होते हैं? वो क्विक एक्सेस टूल बार के अंदर होते हैं, जिसको हिंदी में हम त्वरित पहुंच उपकरण कहते हैं, ठीक है। तो उस पट्टी के अंदर जो बटन होते हैं जो होता है दोहराए, दोहराए का मतलब होता है रीडू, ठीक है। जो आपका रीडू बटन है, रीडू का मतलब होता है दोबारा से उस काम को करना, रीडू, REDO, ठीक है। तो रीडू जो बटन होता है, मार्क्स का मतलब है बटन, ठीक है। तो वो काम क्या करता है? तो रीडू बटन क्या काम करता है कि प्रीवियस जो हमने काम किया था उसको रिपीट करने का ये काम करता है। रीडू का मतलब होता है रिपीट करना, और इसकी शॉर्टकट की होती है Ctrl+Y, ठीक है। Ctrl+Y शॉर्टकट की से हम जो है किसी भी फाइल को जो है रीडू करते हैं, किसी भी टास्क को रीडू कर सकते हैं, जो कि लास्ट में हमने डॉक्यूमेंट में
किया था, ठीक है। और कंट्रोल प्लस जेड से होता है आपका अंडू, यानी कि प्रीवियस में जो हमने काम किया था उसको उल्टा करने का काम होता है अंडू, और रीडू यानी कि प्रीवियस एक्शन को रिपीट करने का काम करता है, ठीक है। तो ऑप्शन दिए गए हैं दस्तावेज में परिवर्तन गलत है, ऑप्शन बी है अंतिम क्रिया को उल्टा करना, तो ये तो आपका उल्टा करने वाला जो होगा कंट्रोल प्लस अंडू जेड हो गया अंडू, ठीक है। ऑप्शन सी है परिवर्तन को रखना और गलत है। ऑप्शन डी है खत्म हुई कार्रवाई दौरान, यानी कि अभी अभी आपने जो डॉक्यूमेंट में किसी को डिलीट किया है या फिर रिमूव किया है तो उसको, ठीक है, रिपीट करने के लिए कोई भी काम आपको रिपीट करना, कोई भी फंक्शन, तो उसके लिए हम जो है दोहराए यानी कि रिडू ऑप्शन का इस्तेमाल करते हैं। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही है, खत्म हुई कार्रवाई को दोहराने के लिए, ठीक है। 8वां प्रश्न है एमएस पावर पॉइंट में स्लाइड चयन करने का कार्य क्या है। तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर आप सभी जानते हैं प्रेजेंटेशन तैयार करते हैं और वहां पर जो आपको स्लाइड मिलते, जो पेज मिलते हैं उन्हें हम स्लाइड बोलते हैं। तो स्लाइड को चयन क्यों करते हैं, तो ऑप्शन ए दिया है स्लाइड चयन करने के लिए प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा कि जिस स्लाइड को हम चयन करते हैं तो उसे हम चयन क्यों करते हैं, ताकि उसको प्रदर्शित किया जा सके, दिखाया जा सके, ठीक है। मान लीजिए आप जो क्लास में प्रेजेंटेशन दे रहे हैं तो एमएस पावर पॉइंट के अंदर जिस स्लाइड पर आप सेलेक्ट करेंगे आपको जो स्क्रीन है, जो प्रोजेक्टर स्क्रीन है, आपको केवल वही स्लाइड दिखाई देगी, आप उसी को प्रदर्शित कर पाएंगे जिसको आप सेलेक्ट करना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपका ऑप्शन ए सही होगा 8वें प्रश्न का। 9वां प्रश्न है वैन का विस्तार डैश, यानी कि जो आपका WAN नेटवर्क होता है, वैन नेटवर्क होता है, उसकी यहाँ पर आपसे फुल फॉर्म पूछी गई है। तो यहाँ पर आपका जो ऑप्शन सी है वो बिल्कुल सही है। वाइड एरिया नेटवर्क WAN की फुल फॉर्म होती है। इसमें जो है दो या दो से ज्यादा जो देश होते हैं उनके बीच में जो नेटवर्क बनता है उसे हम वाइड एरिया नेटवर्क कहते हैं, जो कि पूरी दुनिया में फैला होता है। 10वां प्रश्न है कौन सा मॉडेम सर्किट बोर्ड की तरह है जो कंप्यूटर के साथ में जुड़ता है, यानी कि जो मॉडेम जो है एक सर्किट बोर्ड की तरह है। तो मॉडेम अगर सर्किट बोर्ड है तो उसके अंदर क्या होंगी, वायर होंगी। तो सर्किट बोर्ड से जुड़ा हुआ जो भी मॉडेम होगा उसे हम वायर्ड मॉडेम बोलेंगे, यानी कि उसको जो है तारों के माध्यम से कंप्यूटर के साथ कनेक्ट किया गया है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा, उसे हम वायर्ड मॉडेम कहेंगे, जो मॉडेम सर्किट बोर्ड के माध्यम से कंप्यूटर से जुड़ा हुआ है। 11वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक्स विद सूटेबल टेंस वर्ब। तो सही हमें जो है यहाँ पर वर्ब का जो है चुनाव करना है। तो सेंटेंस दिया गया है आई डैश राइट माई फाइनल एग्जाम यस्टरडे। तो ये सेंटेंस तो बहुत बार पूछा जाता है, तो कोशिश करेंगे अब की बार भी एग्जाम में इसको डालने की कोशिश करें, तो मतलब एग्जाम में आ सकता है ये आपका। तो ठीक है, तो आई राइट माई फाइनल एग्जाम, तो राइट, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं यस्टरडे यानी कि जो एग्जाम है ये कल हुआ था। तो जो आपका पास्ट इंडेफिनेट टेंस होता है उसमें वर्ब के सेकंड फॉर्म का इस्तेमाल किया जाता है। तो राइट की सेकंड फॉर्म होगी राइट, रोट, रिटन। तो ऑप्शन जो आपका बी है वो यहाँ पर आपका सही होगा, आई रोट माई फाइनल एग्जाम यस्टरडे, ठीक है, मैंने कल अपना एग्जाम दिया था। 12वां प्रश्न है व्हाट इज द अप्रोप्रिएट रिस्पॉन्स फॉर द फॉलोइंग ग्रीटिंग। ठीक है, तो यहाँ पर एक ग्रीटिंग है, यानी कि किसी को जो है सद्भावना पूर्वक जो है ग्रीट किया गया है। तो सेंटेंस है जैसे राम बोलता है हाई आई एम राम, हाउ आर यू, आई हैव जॉइंड एज टूल इंजीनियर। तो यहाँ पर राम ने जो अपने बारे में बताया है, अपना नाम बताया है और हमसे कहा है कि आप कैसे हो, और साथ में उसने बताया कि उसकी पोस्ट क्या है टूल इंजीनियरिंग की। तो हमें भी इसी तरह से सामने वाले को रिप्लाई करना चाहिए कि हम कौन हैं, हमारा नाम क्या है और हम क्या करते हैं। ठीक है, तो यहाँ पर जो सही उत्तर है वो ऑप्शन ए है। ठीक है, तो हम कहेंगे हाई आई एम फाइन, हाँ मैं बिल्कुल ठीक हूँ, नाइस मीटिंग यू, आपसे मिलकर अच्छा लग रहा है। ठीक है, उसके बाद आप अपना नाम लिख सकते हैं, जैसे मैंने लिखा आई एम सोनू। ठीक है, आई वर्क एज ए वर्क वीडियो क्रिएटर, मैं एक वीडियो क्रिएटर हूँ। ठीक है, वीडियो बनाने का मैं काम करता हूँ। ठीक है, तो ऑप्शन यहाँ पर आपका सही है। 13वां प्रश्न है फिल इन द ब्लैंक विद द सूटेबल प्रीपोजिशन फ्रॉम गिवन चॉइस। तो यहाँ पर हमें सही प्रीपोजिशन को चुनाव करना है। तो सेंटेंस दिया गया है द बुक वर केप्ट डैश द टेबल, यानी कि बुक जो है रखी हुई है कहाँ पर, टेबल के ऊपर रखी हुई है। तो ऑन जो प्रीपोजिशन, ऑन का मतलब किसी चीज के ऊपर, यानी कि कोई चीज कोई किसी भी वस्तु के ऊपर रखी होती है, अगर वो उसके साथ टच होती है तो वहां पर हम ऑन का इस्तेमाल करते हैं। अगर कोई चीज किसी चीज के ऊपर है लेकिन उसके साथ टच नहीं है, ठीक है, टच नहीं है, मान लीजिए फर्श के ऊपर आपने मोबाइल रखा और अगर वो टच हो रहा है तो ऑन का इस्तेमाल करेंगे, यूर मोबाइल ऑन द फ्लोर। ठीक है, अगर वो टच नहीं कर रहा है, ठीक है, आपने हवा में लटका रखा है, तो आप कहेंगे यूर मोबाइल ओवर द फ्लोर। ठीक है, तो फ्लोर के ऊपर है क्योंकि हवा में तैर रहा है। ठीक है, तो यहाँ पर हम बोल सकते हैं द बुक्स वर केप्ट ऑन द टेबल, जो किताबें हैं वो टेबल के ऊपर रखी हुई हैं। इनका मतलब किसी चीज के अंदर होता है। ठीक है, ओवर का मतलब आपको पता चले किसी चीज के ऊपर। ठीक है, अगला प्रश्न है चूज एन अप्रोप्रिएट WH क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो यहाँ पर एक सेंटेंस दिया गया है आई लिव इन हरियाणा। तो इसके लिए आपको सही क्वेश्चन सेंटेंस, तो इसका जो सही प्रश्नवाचक जो आप बात पूछ सकते हैं वो कौन सी होगी। सेंटेंस है व्हाट इज योर प्लेस, गलत है।
व्हेन डिड यू लीव गलत है, व्हाई डू यू गलत है, ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा। वेयर डू यू लिव, आप कहाँ पर रहते हो, तो इसके जवाब में आप बोल सकते हो आई लिव इन हरियाणा, पंजाब या फिर कहीं पर भी जहाँ आप रहते हो। तो इसका सही उत्तर ऑप्शन डी होगा। अगला प्रश्न है रीड द फॉलोइंग मेमो एंड आंसर द क्वेश्चन गिवन बिलो। तो यहाँ पर एक मेमो है, ठीक है, एक मैसेज है, इसको हमें पढ़ना है और सही तरीके से दिए गए क्वेश्चन का आंसर देना है। तो सबसे पहले हम यहाँ पर पढ़ते हैं टू हाईटेक स्टाफ, यानी कि ये मैसेज भेजा गया हाईटेक स्टाफ को फ्रॉम एचआर मैनेजर। किसने भेजा है, एचआर मैनेजर ने भेजा है। कब भेजा है, डेट लिखी हुई है 16 अक्टूबर 2013 को। सब्जेक्ट है यहाँ पर कि किस बारे में भेजा गया है, सब्जेक्ट दिया गया है कि स्टाफ मीटिंग टू अनाउंस ट्रेनिंग प्रोग्राम, ठीक है। तो स्टाफ मीटिंग बुलाई गई है ट्रेनिंग प्रोग्राम की। आई एम प्लीज टू अनाउंस दैट 2 वीक ट्रेनिंग प्रोग्राम विल स्टार्ट फ्रॉम अक्टूबर 2013, यानी कि 20 अक्टूबर 2013 से जो है ये प्रोग्राम शुरू हो रहा है। उसके बाद है देयर विल बी अ मीटिंग टू इंट्रोड्यूस ट्रेनर्स एंड शेड्यूल एट 11 AM ऑन अरेंजमेंट्स, ठीक है, नहीं 11 AM ऑन अक्टूबर 17, 2013, यानी कि 17 अक्टूबर 2013 को सुबह 11 बजे, ठीक है, ट्रेनर्स का जो है एक मीटिंग होता है जिसमें सभी को एक दूसरे से इंट्रोड्यूस कराया जाएगा। उसके बाद है प्लीज ज्वाइन मी टू डिस्कस द ट्रेनिंग प्रोग्राम, तो मुझे जो है ज्वाइन कीजिए इस ट्रेनिंग प्रोग्राम में डिस्कस करने के लिए। उसके बाद है प्लीज शेयर दिस अनाउंसमेंट विद ऑल स्टाफ इमीडिएटली, तो सभी स्टाफ को इसे भेज दीजिए, शेयर कर दीजिए, ठीक है। क्वेश्चन यहाँ पर पूछा गया है व्हेन इज द स्टाफ मीटिंग गोइंग टू बी हेल्ड, तो स्टाफ की जो मीटिंग है वो कब होने वाली है, ठीक है। तो इस प्रश्न का जो सही उत्तर होगा वो होगा ऑप्शन बी, ठीक है। तो 17 अक्टूबर 2013 को, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं इन्होंने कहा है कि 11 बजे, सुबह 11 बजे 17 अक्टूबर 2013 को एक मीटिंग बुलाएगी जिसमें इंट्रोड्यूस किया जाएगा ट्रेनर्स को, ठीक है। तो मीटिंग कब बुलाई गई है, 17 अक्टूबर 2013 को। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है। 16वां प्रश्न है प्रकाश इज a fresh diploma holder attending an interview. He was asked by the interviewer, where do you see yourself 5 years from now? Which of the following do you think is the best answer? यानी कि प्रकाश जो है एक डिप्लोमा होल्डर है और एक इंटरव्यू दे रहा है और इंटरव्यूअर ने उससे एक सवाल पूछ लिया है कि आप अगले 5 सालों में अपने आप को कहाँ पर पाएंगे, कहाँ पहुंच जाएंगे। तो सही आंसर इनमें से कौन सा होगा जो इस प्रश्न का दिया जा सकता है। तो ऑप्शन है I in 5 years I believe I would rise into the position of a project leader। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका बिल्कुल सही है कि अगले 5 सालों में जो है मैं जो है ये जो प्रोजेक्ट है इसका लीडर बन जाऊंगा, ठीक है। तो सही उत्तर है ऑप्शन ए, ठीक है। अगला प्रश्न है हेलो प्रदीप दिस सुलेमान। तो प्रदीप को कॉल किया है सुलेमान ने कि मैं सुलेमान हूँ। माई कलीग जॉन टोल्ड मी दैट राजा कॉल्ड मी एट 11, कि राजा ने मुझे जो है, जॉन ने मुझे बताया है कि राजा ने उसको जो है सुबह 11 बजे कॉल किया था। ही इज अवेलेबल, ठीक, इज ही क्या वो अवेलेबल है। तो इसमें है इन दिस कन्वर्सेशन आइडेंटिफाई द सेंडर द रिसीवर ऑफ द मैसेज। तो सेंडर यानी भेजने वाला और रिसीवर, तो मैसेज को भेजने वाला और प्राप्त करने वाला कौन है, तो जो फोन करने वाला है सुलेमान, तो सेंडर है सुलेमान और फोन को रिसीव करने वाला है प्रदीप, तो रिसीवर है आपका प्रदीप। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही होगा, सेंडर सुलेमान है, रिसीवर प्रदीप है, तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 18वां प्रश्न है व्हाट इज द प्रॉब्लम इन द फॉलोइंग मैसेज। तो इस मैसेज के अंदर क्या प्रॉब्लम है, ठीक है, सेंटेंस है यानी कि मैसेज है कम एंड कलेक्ट योर डॉटर्स रिपोर्ट कार्ड ऑन अक्टूबर 20, 2020 एट 11 AM फ्रॉम द क्लास टीचर। तो यहाँ पर जो है किसी को मैसेज भेजा गया है कि अपनी डॉटर, अपनी बेटी की रिपोर्ट आकर के कलेक्ट कर लीजिए टीचर के पास से 20 अक्टूबर 2013 को। तो ये जो मैसेज है ये किस प्रकार का मैसेज है, इसमें क्या प्रॉब्लम है। तो ये जो मैसेज है ना ये बहुत ही छोटा मैसेज है, क्योंकि यहाँ पर आप देख सकते हैं इट इज टू शॉर्ट, ये बहुत ही छोटा है। ना तो इसमें ये बताया गया है कि भेजने वाला कौन है, ना इसमें ये बताया गया है कि सामने वाले को जो रिस्पेक्ट भी नहीं दी गई है कि डियर मिस्टर ये वो, ठीक है। तो ये जो मैसेज है बहुत ही छोटा है, इसमें जो डिटेल में उसको बताना चाहिए था कि ये जो रिपोर्ट है किस चीज़ की है, ठीक है, और ये भेजने वाला व्यक्ति कौन है। तो ये जो मैसेज है बहुत ही शॉर्ट है, ठीक है, और ऐसा लग रहा है कि जैसे किसी ने किसी को ऑर्डर दिया है। 19वां प्रश्न है आइडेंटिफाई वेयर वुड कम अक्रॉस द फॉलोइंग मैसेज। तो ये जो मैसेज है ये किस प्रकार का मैसेज है यहाँ पर आपको बताना है। सेंटेंस है काइंडली कंसाइडर्ड माई एप्लीकेशन फेवरेबल, ठीक है, यानी कि मेरी जो एप्लीकेशन है उसको फेवर में लीजिएगा। तो मतलब किसी ने कोई एप्लीकेशन लेटर लिखा है, ठीक है, एंड गिव मी एन अपॉर्चुनिटी टू प्रूव माई
क्रेडेंशियल एट पर्सनल डिस्कशन, यानी कि मुझे जो है खुद को साबित करने का मौका दीजिए जब आपके साथ पर्सनल डिस्कशन होगा। तो ये क्या है, एक प्रकार का जो है किसी को जो है प्रार्थना की गई है, यानी कि एक तरह से जॉब के लिए लग रहा है कि किसी ने जॉब के इंटरव्यू के लिए बोला है कि मुझे एक चांस दीजिए, मैं ये काम कर सकता हूँ। तो ऑप्शन डी यहाँ पर आपका सही होगा, ये एक तरह का जॉब एप्लीकेशन लेटर है। 20वां प्रश्न है, दीपा हु इज वर्किंग इन ए सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट रिसीव्स ए कॉल फ्रॉम स्टूडेंट आस्किंग फॉर द डायरेक्टर हु हैज गॉन आउट, यानी कि दीपा जो कि एक सॉफ्टवेयर इंस्टीट्यूट में काम करती है और उसे एक कॉल आता है, किसी स्टूडेंट की तरफ से फोन आता है और उनका जो डायरेक्टर है वो कहीं बाहर गया हुआ है। ठीक है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं विच ऑफ द फॉलोइंग वुड बी ए सुटेबल रिस्पॉन्स ओवर द टेलीफोन, यानी कि उस स्टूडेंट ने कुछ पूछा है उससे, तो बदले में रिस्पॉन्स में वो जो है दीपा उस स्टूडेंट को क्या कहेगी, क्योंकि वो स्टूडेंट है जो है उनके जो डायरेक्टर है उससे बात करना चाहता है। तो यहाँ पर सेंटेंस ऑप्शन दिए गए हैं, वाई आर यू गलत है, ऑप्शन बी आई एम सॉरी द डायरेक्टर इज नॉट अवेलेबल एट द मोमेंट, मे आई टेक ए मैसेज फॉर हिम। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही है, दीपा कहेगी कि मुझे माफ कीजिए डायरेक्टर यहाँ पर अवेलेबल नहीं है इस समय, मे आई टेक, क्या मैं आपके लिए उनका मैसेज रख सकती हूँ। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा। ठीक है, 21वां प्रश्न है, फ्रेम WH क्वेश्चन फॉर द फॉलोइंग सेंटेंस। तो सही WH क्वेश्चन का यहाँ पर चुनाव करना है इस सेंटेंस के लिए। ठीक है, सेंटेंस है, माई फेवरेट हॉलीडे प्लेस इज ऊटी, यानी कि मेरा जो फेवरेट हॉलीडे छुट्टियों के अंदर मैं सबसे ज़्यादा जिस जगह को पसंद करता हूँ वो है ऊटी। तो इसके लिए आप क्वेश्चन क्या पूछा जा सकता है, तो सेंटेंस है, तो स्थान के लिए पूछा है। ठीक है, कि आपका फेवरेट स्थान कौन सा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हो ऑप्शन ए है, व्हाट इज योर फेवरेट हॉलीडे प्लेस। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर आपका सही है, व्हाट इज योर फेवरेट हॉलीडे प्लेस, आपका पसंदीदा जो हॉलीडे प्लेस है, मतलब छुट्टियों आप कहाँ जाना पसंद करते हैं। तो ऑप्शन ए यहाँ पर आपका सही है। 22वां प्रश्न है, फिल इन द ब्लैंक विद सुटेबल कंपैरेटिव एडजेक्टिव। तो हमें सही जो है कंपैरेटिव डिग्री का यहाँ पर चुनाव करना है। तो सेंटेंस है, राम इज डैश देन श्याम। तो जहां पर देन का यूज होता है वहां पर हमेशा कंपैरेटिव डिग्री का इस्तेमाल होता है, और कंपैरेटिव डिग्री वो होती हैं जिनके लास्ट में ER का जो है ER लगा होता है, जैसे टाल, टालर, टालेस्ट। ठीक है, तो टाल यानी कि लंबा, टालर यानी कि दो के बीच में कंपैरिजन है कि राम जो है श्याम से लंबा है। तो ऑप्शन बी यहाँ पर आपका सही होगा, राम इज टालर देन श्याम, राम जो है श्याम से लंबा है। 23वां प्रश्न है, व्हाट इज द लॉन्ग फ्रॉम दिस SMS शॉर्ट फ्रॉम FYI, यानी कि ये जो यहाँ पर आप देख सकते हैं FYI, ये जो शॉर्ट में लिखा हो और इसका लॉन्ग, ठीक है, इसका लॉन्ग डिस्क्रिप्शन क्या होगा। तो FYI की फुल फॉर्म क्या होगी आम भाषा में, सोशल मीडिया लैंग्वेज में। तो इसका जो सही उत्तर है वो है ऑप्शन ए, फॉर यूर इंफॉर्मेशन, यानी कि आपकी जानकारी के लिए मैं आपको बता दूं, इसका मतलब ये है। ठीक है, फॉर यूर इंफॉर्मेशन इसकी फुल फॉर्म होगी। ठीक है, 24वां प्रश्न है, वर्ड्स दैट शो द एक्शन आर कॉल्ड एज डैश, यानी कि जो वर्ड, ठीक है, किसी एक्शन को रिप्रेजेंट करते हैं, यानी कि किसी वर्ड से ये पता चले कि क्या काम किया गया, जैसे कि खाना, पीना। ठीक है, पीना यानी कि ड्रिंक, खाना यानी कि ईट। तो इससे पता चल, ईट का मतलब है खाना, कि आप खा रहे हैं, पी रहे हैं, नहा रहे हैं, दौड़ रहे हैं, तो ये सब क्या आपके एक्शन है। तो जिन शब्दों से पता चलता है कि ये क्या एक्शन है, तो उन शब्दों को क्या बोलते हैं, उन्हें हम बोलते हैं वर्ब। ठीक है, जैसे कि ईट, एट, ईटन, ईट एक वर्ब है। ठीक है, ड्रिंक यानी कि पानी पीना, ड्रिंक एक वर्ब है। ठीक है, बाथ यानी कि नहाना, तो नहाना भी एक वर्ब है। तो ये सब क्या आपकी वर्ब होती हैं। ठीक है, 25वां प्रश्न है, विच वन इज द बैरियर टू स्पीकिंग, यानी कि बोलते समय इनमें से कौन सी एक बाधा है। तो ऑप्शन ए है नर्वसनेस, यानी कि जो आपकी नर्वसनेस का मतलब होता है कि जब भी आप कहीं पर स्टेज पर बोलते हैं या कहीं क्लास में स्टूडेंट के सामने बोलते हैं, अगर आपको बोलने में हिचकिचाहट होती है तो उसे हम नर्वसनेस बोलते हैं, यानी कि आप जो है नर्वस हैं, अभी हिचकिचा रहे हैं बोलने में। तो ऑप्शन ए ही यहाँ पर आपका सही है। तो ये हो गई हमारे आज के सभी प्रश्न कंप्लीट। सो वीडियो देखने के लिए धन्यवाद। अगर आपका कोई सवाल है तो आप कमेंट बॉक्स में लिख करके पूछ सकते हो। तो मिलते हैं हमारी अगली वीडियो में, तब तक के लिए नमस्कार।